ये है स्थिर चुंबकीय में गाउस के नियम का अवकल रूप है और मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन कहलाता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो यह इसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में गाउस के नियम को दर्शाता है। डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 से यह क्लियर होता है कि प्रकृति में एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व संभव नहीं है। अब देखते हैं मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से लिया गया है। फैराडे के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर पृष्ठ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। परंतु प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण कि वो उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा और डेल फाई बी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई विद्युत वाहक बल है जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, फाई बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स है और डेल फाई अपॉन डेल टी कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है और माइनस साइन यहाँ दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव उस प्रकार होती है कि वह उन कारणों का विरोध करे जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। तो यहाँ से ई आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस डेल फाई एस अपॉन डेल टी बी वेक्टर डॉट, जहाँ फाई एस क्या है बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो यहाँ से ई हो जाएगा माइनस डेल बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डेल टी। किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कहलाता है। तो ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल टी क्लोज इंटीग्रेशन विद ऑन सरफेस बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। स्टोक्स की कर्ल प्रमेय कहती है कि अगर लाइन इंटीग्रल है ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर तो उसको लिखा जा सकता है सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। तो इक्वेशन 2 और 3 से हम लाइन इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का मान 3 से 2 में रख देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई वेक्टर डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल टी सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ से डेल क्रॉस ई वेक्टर आ जाएगा माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। इक्वेशन 4 है वो मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन कहलाता है। मैक्सवेल का तृतीय समीकरण कहलाता है डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। अब इस तृतीय समीकरण के उपयोग देख लेते हैं। यह फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को प्रदर्शित करता है और यह विद्युत क्षेत्र के परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के साथ संबंध को भी व्यक्त करता है। तो यहाँ पे देखिए डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र के साथ रिलेशन है। मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण जो एम्पियर का परिपथीय नियम है जो हम विस्थापन धारा में भी देख चुके हैं। मैक्सवेल के संशोधित एम्पियर के परिपथीय नियमानुसार किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान बंद वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्र से गुजरने वाले कुल धाराओं के बीजीय योग के म्यू नोट गुणा के बराबर होता है। क्लोज इंटीग्रेशन सी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नोट आई सी प्लस आई डी। यहाँ से क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर हो जाएगा म्यू नोट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस जे सी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ से कर्ल के स्टोक्स प्रमेय से बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर को हम कर्ल में परिवर्तित कर देते हैं तो यहाँ से आ जाता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस बी वेक्टर डी ए वेक्टर। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देंगे 2 नंबर इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नोट जे सी वेक्टर जो कि चालन धारा के कारण धारा घनत्व है प्लस जे डी वेक्टर जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण करंट डेंसिटी है। तो इक्वेशन 3 मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन कहलाती है। चतुर्थ इक्वेशन एम्पियर के परिपथीय नियम के संशोधित रूप को दिखाता है जो हम विस्थापन धारा में देख चुके हैं। निर्वात में अगर मैक्सवेल समीकरण की बात की जाए तो निर्वात की स्थिति में रो की वैल्यू 0 हो जाती है और जे की वैल्यू भी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। जे इज इक्वल्स टू रो एप्सिलॉन नॉट से जे की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जिसे मैक्सवेल समीकरण में हम डेल डॉट ई वेक्टर जो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है तो रो की वैल्यू 0 होते ये हो जाता है 0। तो डेल डॉट डी वेक्टर जो विस्थापन सदिश है डी वेक्टर उसका डाइवर्जेंस भी 0 होता है। सेकेंड इक्वेशन डेल डॉट बी वेक्टर 0 होगा। थर्ड इक्वेशन में डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी रहेगा, यहाँ पे कहीं भी रो और जे नहीं है। फोर्थ इक्वेशन में डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू होता है म्यू नोट जे सी वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर, जहाँ जे सी वेक्टर चालन धारा का मान 0 है तो यहाँ पे चालन धारा घनत्व 0 हो जाएगा और डेल क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा म्यू नोट
एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर अपॉन में डेल टी। परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति की बात करें तो परावैद्युत माध्यम के लिए डेल डॉट ई वेक्टर हो जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा, डेल डॉट बी वेक्टर 0, डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और डेल क्रॉस बी वेक्टर यहाँ म्यू नोट की जगह म्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ परावैद्युत माध्यम उपस्थित है इसलिए म्यू जे वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर। मैक्सवेल समीकरणों की सहायता से दर्शाइए सातत्यता समीकरण डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 0 होती है। यह क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के 2012, 2013 और 2015 के सन में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसको दूसरी तरीके से कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि दर्शाइए कि सातत्य समीकरण डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 0 मैक्सवेल समीकरणों में निहित होती है। तो ये हम डिस्प्लेसमेंट करंट में भी देख चुके हैं कि मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण से निकाली थी हमने। चतुर्थ समीकरण में जो संशोधन हुआ था एम्पीरियल संशोधन, वो भी इसी सातत्यता समीकरण की वजह से था। तो मैक्सवेल हम इसे सॉल्व करते हैं। मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण से डेल क्रॉस बी वेक्टर क्या है, म्यू नोट जे वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। इसके दोनों साइड में हम डाइवर्जेंस लेंगे तो हमारे पास डेल डॉट डेल क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू आ जाता है डेल डॉट म्यू नोट जे वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो डेल डॉट डेल क्रॉस बी 0 होता है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा म्यू नोट डेल जे वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो म्यू नोट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो म्यू नोट डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल डॉट जे डी वेक्टर इक्वल्स टू 0। यहाँ से डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल डॉट जे डी वेक्टर इक्वल्स टू 0 है। यहाँ जे डी वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में लिखें तो जे डी वेक्टर होता है डेल डी वेक्टर अपॉन में डेल टी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल डॉट डेल अपॉन डेल टी एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल्स टू आ जाता है 0। तो डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल अपॉन डेल टी एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू 0 है। डेल डॉट ई वेक्टर हम इसके मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से निकालेंगे तो ये आ जाएगा रो, तो हम लिख देंगे डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 0। यही सातत्यता समीकरण है जो हमें यहाँ पर प्रूव करनी पूछी गई थी, प्रूव करने के लिए कहा गया था। अब हमारा एक क्वेश्चन और है 2005 और 7 दोनों में आया हुआ है। मैक्सवेल समीकरणों का उपयोग करते हुए स्थिर विद्युतिकी में कूलाम के नियम को व्युत्पत्ति कीजिए। तो हमें कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है, और स्थिर विद्युतिकी के कूलाम के नियम में से गाउस के नियम से हमारे पास मैक्सवेल की प्रथम समीकरण आई थी, इसलिए हम इस प्रूफ को मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से स्टार्ट करेंगे। तो इसको चलो स्टार्ट करते हैं। मैक्सवेल के प्रथम समीकरण के अनुसार डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन 1 का आयतन समाकल लेने पर डेल डॉट ई वेक्टर डी वी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी वी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे इसे। गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय से ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है डेल डॉट ए वेक्टर इंटू डी वी। तो यहाँ इक्वेशन 2 में हम डेल डॉट ई वेक्टर डी वी को लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल, अगर इसका वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ई डी वी है तो इसको हम लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो इक्वेशन 2 हो जाएगी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ओवर सरफेस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी वी। यहाँ से सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 4। विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के समानांतर होते हैं, अतः दोनों का अदिश गुणनफल अधिकतम होता है, जिससे ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर को ई डी ए भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे के समानांतर हैं। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को खोलेंगे तो थीटा 0 डिग्री है, तो कोस 0 की वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए को हम इसका ये क्षेत्रफल हो जाएगा गोले का, जो भी एरिया है विद्युत क्षेत्र का उसका, तो उसे 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जहाँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉन्स्टेंट के लिखते हैं, तो ई हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F होता है Q नोट इंटू ई। यहाँ से हम F ई की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास F आ जाएगा के क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, और यही क्या है
स्थिर विद्युत क्षेत्र में कूलाम का नियम। इस तरह से हम मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से मैक्सवेल समीकरण की सहायता से कूलाम के प्रथम नियम की व्युत्पत्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, मुक्त आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों की समीकरण लिखिए। तो मुक्त आकाश का मतलब होता है जे वेक्टर 0 और रो 0, जो हम पहले कर चुके हैं, निर्वात में कर चुके हैं। अब मुक्त आकाश में देखते हैं तो जे 0 है, रो 0 है, तो डेल डॉट ई वेक्टर 0 हो जाएगा, डेल डॉट बी वेक्टर 0 हो जाएगा, डेल क्रॉस ई वेक्टर हो जाएगा माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और डेल क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा म्यू नॉट जे डी वेक्टर, क्योंकि मुक्त आकाश में चालन धारा नहीं होती है, निर्वात में चालन धारा नहीं होती है, तो यहाँ से जे डी वेक्टर की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। अब दोनों इक्वेशन 3 का कर लेंगे तो डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और अब डेल क्रॉस ई को हम खोल लेंगे तो ये आ जाएगा डेल डॉट ई वेक्टर माइनस ई वेक्टर डेल डॉट डेल। तो यहाँ से डेल डॉट ई तो हो जाएगा 0 और माइनस ई वेक्टर डेल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल टी म्यू नॉट जे डी वेक्टर। यहाँ से देखिए ये ई वेक्टर डेल डॉट डेल वाला तो हुआ है 0, पहले वाला ये वाली इस इक्वेशन को अगर हम छोड़ दें, यहाँ से इसको हटा देते हैं तो देखिए ये तो हो जाता है 0 और ये इक्वेशन आ जाएगी डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल टी म्यू नॉट जे डी। तो अब हमारे पास यहाँ से डेल टू ई इज इक्वल्स टू आ जाता है म्यू नॉट डेल अपॉन डेल टी एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन में डेल टी। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है डेल टू ई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो ये हमारी इक्वेशन 4 है इसका हमने यहाँ कर लिया था इक्वेशन 3 का, अब इक्वेशन 4 का और हम कर लेते हैं तो डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाता है। ये हमारी मैक्सवेल की 4th समीकरण है, इसका भी हम क्या करेंगे कर ले लेंगे तो हमारे पास इस टाइप का आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डेल इंटू इसको भी ओपन कर लेंगे डेल क्रॉस बी को, तो डेल डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर डेल डॉट डेल आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0 और ये वाला आ जाता है, ये इसके इक्वल नहीं होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ से आ जाएगा डेल टू बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू बी वेक्टर फॉर डेल टी स्क्वायर। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 विद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश के अवकल समीकरण है, जिन्हें मुक्त आकाश में विद्युत चुंबकीय समीकरण कहा जाता है। 5 और 6 को तरंग गति के सामान्य समीकरण डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर से तुलना करने पर 1 अपॉन वी स्क्वायर आता है। म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, यहाँ से वी स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट और वी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, जहाँ म्यू नोट की वैल्यू 4.2 10⁻⁷ वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर है। एप्सिलॉन नोट है 8.85 इंटू 10⁻12 फेरेड अपॉन में मीटर। यहाँ से इनकी म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास वी आ जाएगा और वी आएगा 2.898 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अतः निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के तुल्य होता है, और यह क्योंकि सी प्रकाश का वेग भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और ये ही निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है। तो डेल टू ई इज इक्वल्स माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर की जगह लिख देंगे सी स्क्वायर डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और ऐसे ही डेल टू बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल टू बी अपॉन डेल टी स्क्वायर, जिसको हम अगर सामान्य हल निकालें, ये जो डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन होती है उसका हल लिख सकते हैं। ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ई नोट वेक्टर ई की पावर माइनस आई के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। ऐसे ही बी वेक्टर का सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, जहाँ के वेक्टर 2 पाई अपॉन लैम्डा एन केप है और लैम्डा की वैल्यू अपन सी अपॉन न्यू रख देंगे तो 2 पाई न्यू अपॉन सी एन केप आ जाएगा। अतः मैक्सवेल के अनुसार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में समतल तरंगों के समान संचरित होते हैं, जिनका वेग प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। ये बार बार पूछा जाता है कि दर्शाइए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। ये हमारे 2014 के एग्ज़ाम में
2015-17 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, साथ ही 2008 और 2010 के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आता है, दर्शाइए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, या कई बार ऐसे पूछा जाता है कि दर्शाइए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में ई वेक्टर, बी वेक्टर तथा के वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं। तो हम मुक्त आकाश के मैक्सवेल समीकरण लिख लेते हैं चारों। तो समीकरण 3 और 4 की सहायता से विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अवकल समीकरण हम निकाल चुके हैं। del 2E माइनस 1/c², del 2E अपॉन del t² इक्वल्स टू 0, del 2B वेक्टर इज माइनस 1/c², del 2B वेक्टर अपॉन del t² इक्वल्स टू 0, ये हम निकाल चुके हैं। अब इक्वेशन 5 और 6 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन इस तरह से होता है, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ई नोट वेक्टर ई की पावर आई के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, और ऐसे ही बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी नोट वेक्टर ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। इक्वेशन 1 हमारे पास है डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, और हमारे पास इक्वेशन 7 से हम अगर डेल डॉट ई निकालें तो डेल डॉट ई वेक्टर ई की पावर आई के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम इक्वेशन 8 और इक्वेशन 2 से भी करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास से अगर इसका हम डाइवर्जेंस लें तो हमारे पास आएगा आयोटा के वेक्टर ई नोट वेक्टर ई की पावर आई के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आयोटा के वेक्टर डॉट ई वेक्टर आ जाएगा 0। इसका मतलब के वेक्टर डॉट ई वेक्टर 0 है। इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, तो थीटा 90 डिग्री हो जाता है, मतलब के वेक्टर और ई वेक्टर परस्पर परपेंडिकुलर है। ऐसे ही हम यहाँ पे इक्वेशन 2 जो डेल डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से इक्वेशन 8 से हम डेल डॉट बी वेक्टर को 0 के इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल डॉट बी वेक्टर ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसका डाइवर्जेंस ले लेंगे तो हमारे पास आयोटा के बी वेक्टर ई की पावर आई के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आयोटा के वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, के वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होने का मतलब है थीटा 90 डिग्री है, अर्थात के वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ऐसे इक्वेशन 3 से जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन 3 मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी है। इस इक्वेशन 3 से इनका डेल क्रॉस ई नोट वेक्टर निकाल लेते हैं, ऐसे ही जिससे हमें मिलेगा के वेक्टर ई वेक्टर और बी वेक्टर तीनों परपेंडिकुलर है। ऐसे इक्वेशन 4 का भी कर ले लेंगे तो हमारे पास उससे भी के वेक्टर बी वेक्टर और ई वेक्टर परपेंडिकुलर आ जाएंगे। इक्वेशन जो ये हमने निकाली है जिसमें के वेक्टर बी वेक्टर और के वेक्टर ई वेक्टर तथा के वेक्टर बी वेक्टर ई वेक्टर तीनों परस्पर लंबवत होते हैं तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इससे क्या होता है कि तरंग संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परस्पर लंबवत हैं, अर्थात चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। अब देखते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रतिबाधा, जिसे तरंग प्रतिबाधा भी बोलते हैं। मैक्सवेल के तृतीय समीकरण से हमारे पास आया था डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सामान्य हल भी हमारे पास है। तो इधर यहाँ पर इक्वेशन 1, 2 और 3 से हम डेल क्रॉस ई वेक्टर निकालेंगे, ई वेक्टर की वैल्यू रख देंगे इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर बी वेक्टर की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा बी वेक्टर। चूँकि बी वेक्टर म्यू नॉट एच वेक्टर होता है तो यहाँ पे बी वेक्टर की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा म्यू नॉट एच वेक्टर, जहाँ से हम एच वेक्टर निकाल लेंगे 1 म्यू नॉट ओमेगा के वेक्टर क्रॉस ऑफ ई वेक्टर। यहाँ से एच वेक्टर आ जाएगा 1 म्यू नॉट ओमेगा एन केप क्रॉस ऑफ ई केप। ओमेगा इस यहाँ पे हमारे पास जो के वेक्टर उसकी जगह रख देंगे ओमेगा अपॉन सी एन केप, तो हमारे पास एच वेक्टर हो जाएगा 1 म्यू नोट सी एन केप क्रॉस ऑफ ई केप। यहाँ से एच वेक्टर का परिमाण आ जाएगा 1 म्यू नोट सी इंटू परिमाण ऑफ ई वेक्टर। यहाँ से ई वेक्टर और एच वेक्टर का रेशियो हो जाएगा म्यू नोट सी, और जेड नोट जो कि ई नोट वेक्टर और एच नोट वेक्टर का रेशियो है वो आ जाएगा म्यू नोट सी। तो यहाँ से म्यू नोट की वैल्यू रख देंगे, सी की वैल्यू रख देंगे। म्यू नोट है 4.2 × 10⁻⁷ और सी 3 × 10⁸ तो हमारे पास जेड नोट आ जाएगा 376.6 ओम, अर्थात विद्युत क्षेत्र आयाम सदिश और चुंबकीय क्षेत्र आयाम सदिश ई नोट वेक्टर और एच नोट वेक्टर के परिमाण का अनुपात तरंग प्रतिबाधा कहलाता है।
अब हमारे पास 2006 में आया हुआ एक क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में ई वेक्टर तथा बी वेक्टर एक समान कला में उपस्थित होते हैं। मतलब जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है उसमें ई वेक्टर और बी वेक्टर की कला क्या होती है, समान होती है। तो हमारे पास ये मैक्सवेल समीकरण है। तो डेल टू ई, हमारे पास मैक्सवेल समीकरण के सॉल्यूशन भी आए थे। समीकरण 5 और 6 के सामान्य हल हम ये निकाल चुके हैं। विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर के साथ मान लेते हैं हम अल्फा कलांतर में है। ई वेक्टर और बी वेक्टर के में कलांतर अल्फा है, जो कि नियत रहता है, हमें ये दिखाना है। तो हमने बी वेक्टर में एक ई की पावर आयोटा की एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा ऐड कर दिया है। अब हम मैक्सवेल की 3 नंबर इक्वेशन से, जो कि डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी है, तो उससे हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस डेल बी अपॉन में डेल टी। तो बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, डेल क्रॉस ई की निकाल लेंगे हम। तो डेल क्रॉस ई को निकालने के लिए हम इसे आई कैप जे कैप के कैप करके डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, मतलब हम निकालना चाह रहे हैं डेल क्रॉस ई। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा, इनके आई जे के गुणांकों की तुलना करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी वाई अपॉन डेल टी, जो कि जे केप का गुणांक है। यहाँ पे ई जेड और बी वाई की वैल्यू रख देंगे, उनका जो हमने सॉल्यूशन निकाला था वो रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 11। और ऐसे ही हम इसके के केप के गुणांक की तुलना करेंगे तो डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी जेड अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। यहाँ पर ई वाई और बी जेड की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 आ जाएगी। तो इक्वेशन 11 और 12 को जब हम देखें तो दोनों में ही ई की पावर में आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है, और ई दोनों साइड में लिखा हुआ है, और दूसरी साइड में ई की पावर आयोटा के राइट हैंड साइड में के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा लिखा हुआ है। ये दोनों समीकरणें तभी लागू होंगी जब अल्फा की वैल्यू क्या हो, 0 हो, अर्थात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश सदैव समान कला में उपस्थित रहती हैं। अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है और 0 है, तो अगर उनमें कलांतर नहीं आता है तो अल्फा कांस्टेंट आता, और अगर दोनों समान कला में है तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। अब देखते हैं पॉइंटिंग। अब हमारा एक क्वेश्चन और आता है एग्ज़ाम में, जो लगातार 3 साल तक आया है, 2012 में आया है, 13 में आया है, 14 में आया है, कि पॉइंटिंग प्रमेय क्या है। तो विद्युत, जिसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों में ऊर्जा प्रवाह भी कहते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में प्रति एकांक समय में नियत आयतन v हेतु, मतलब टाइम एकांक होना चाहिए, आयतन कांस्टेंट होना चाहिए, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा में होने वाली कमी प्रति इकाई समय में क्षेत्र के बलों द्वारा किए गए कार्य तथा प्रति इकाई समय पृष्ठ से गुजरने वाले ऊर्जा फ्लक्स के योग के तुल्य होती है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं माइनस डेल यू ई एम अपॉन डेल टी है, जो कि है क्या है, प्रति एकांक समय में नियत आयतन v हेतु विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा में होने वाली कमी, क्योंकि यहाँ माइनस है तो होने वाली कमी किसके इक्वल है, प्रति इकाई क्षेत्र में बलों द्वारा किए गए कार्य डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी के का योग है किसके साथ, प्रति इकाई समय पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के योग के तुल्य है। तो यहाँ से हम इसको एस वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर एस पॉइंटिंग सदिश है, जिसको हमने अभी देखा था ई वेक्टर इंटू एच वेक्टर के रूप, ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। इसकी उपयोगिता देखें तो पॉइंटिंग प्रमेय विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के रूपांतरण की दर का विद्युत क्षेत्र व चुम्बकीय क्षेत्र के साथ संबंध स्थापित करने में की जाती है। सत्यापन करें तो मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण से हमारे पास डेल क्रॉस बी वेक्टर म्यू नोट जे प्लस जे डी है। यहाँ से बी वेक्टर को म्यू नोट एच वेक्टर लिख सकते हैं, तो हमारे पास डेल क्रॉस एच वेक्टर आ जाएगा। जहाँ जे, यहाँ से अगर हम जे वेक्टर निकालना चाहें, चालन धारा का धारा घनत्व निकालना चाहें, तो जे वेक्टर हो जाएगा डेल क्रॉस एच वेक्टर माइनस जे डी वेक्टर। इक्वेशन 1 के दोनों पक्षों में विद्युत क्षेत्र सदिश का अदिश गुणा करेंगे तो ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इसको हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर माइनस ई वेक्टर डॉट जे डी। यहाँ से हम अगर दो डेल डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आती है। तो इससे हम ई वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एच को भी सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन 3 आती है। इक्वेशन 3 से मान इक्वेशन 2 में रखने पर हमें ये 4 नंबर इक्वेशन मिलेगी। और मैक्सवेल का तृतीय समीकरण कहता है कि डेल क्रॉस ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी होता है। तो राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तथा जे डी वेक्टर होता है डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी। तो राइट हैंड साइड में थर्ड जो पद है उसमें
हम जे डी वेक्टर की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाती है। चूँकि एच वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी होता है म्यू नोट एच वेक्टर डेल एच वेक्टर अपॉन डेल टी, बी वेक्टर को हमने म्यू नोट एच वेक्टर लिखा है, और एच वेक्टर डॉट एच वेक्टर हो जाता है एच स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 7 और 8 आ जाएगी। इक्वेशन 7 और 8 से मान हम इक्वेशन 6 में रखेंगे ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर वाले में, तो हमारे पास रख करके इसे सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन नंबर 9 आ जाती है। इक्वेशन 9 के दोनों पक्षों का आयतन समाकल ले लेंगे तो हमारे पास ये माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू ये वाली इक्वेशन आ जाती है, जहाँ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इंटू डी वी होता है, और डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू इनका कंपेरिजन कर लेंगे 10 नंबर इक्वेशन और इससे ऊपर वाली इक्वेशन का, तो ये हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय से हमारे पास 11 नंबर इक्वेशन है और 10 और 11 से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो ये इक्वेशन थी पॉइंटिंग प्रमेय, ये पॉइंटिंग प्रमेय का सत्यापन था। अब हम बात करते हैं पॉइंटिंग सदिश की पी वेक्टर की, जिसे या फिर इसे एस वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर कहलाती है पॉइंटिंग सदिश। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉइंटिंग सदिश क्या है? प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर को व्यक्त करने वाला जो सदिश है वो कहलाता है पॉइंटिंग सदिश। पी वेक्टर को हम लिखेंगे ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर से, इसका मात्रक होगा वोट अपॉन में मीटर स्क्वायर। और पॉइंटिंग सदिश का जो यूज़ किया जाता है वो है ऊर्जा प्रवाह की दर ज्ञात करने में, क्योंकि पॉइंटिंग सदिश एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ऊर्जा प्रवाह ही है। इसकी विमा निकाल लेंगे, वाट अपॉन में मीटर स्क्वायर है, वाट शक्ति का मात्रक है और मीटर स्क्वायर L2 होता है। तो और शक्ति की विमा होती है M1 L2T-3 अपॉन में मीटर स्क्वायर, तो L2, तो हमारे पास विमा आ जाएगी M1 L0T-3।